नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी। क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी। इसका राइट आंसर है इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। इंद्र देवता को अंतरिक्ष का देवता, ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता को अंतरिक्ष का देवता माना गया है। इंद्र के अलावा जो अन्य भगवान थे वो थे सोम और अग्नि। सोम और अग्नि देवता जो पृथ्वी के देवता माने गए हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इंद्र देवता की किस काल में पूजा की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में पूजा की जाती थी। अगला सवाल, अकोरवाट एक विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर है कंबोडिया। अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के सिमरिप शहर में बना हुआ है। इससे जुड़ा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अकोरवाट का मंदिर किस नदी किनारे बना हुआ है। अकोरवाट का मंदिर मिकांग नदी के किनारे बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन आता है ताजमहल किस नदी किनारे बना हुआ है, वैसे ही अकोरवाट का मंदिर किस नदी किनारे बना हुआ है। मिकांग नदी के किनारे बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर या विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। अकोरवाट का मंदिर। इसका निर्माता, अकोरवाट का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था, ये भी नोट करेंगे, सूर्यवर्मा द्वितीय। अकोरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है राजशिल्प, राज्य व्यवस्था, राज्य की नीतियों से जुड़ी हुई ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र नाम होने के कारण कई बच्चे इसको आर्थिक नीतियां से रिलेटेड पुस्तक मान लेते हैं, जो कि गलत है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार की राज व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और न्याय और राजनीति के बारे में लिखा है। तो इसलिए अर्थशास्त्र पुस्तक एक राज व्यवस्था का विषय है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र किस काल में लिखी गई थी। किस काल में लिखी गई थी। मौर्य काल में। अर्थशास्त्र पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौटिल्य है। कौटिल्य किसके दरबार में उपस्थित थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपस्थित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और ये चाणक्य भी कहलाए। चाणक्य नाम इनके पिता के नाम चाणक्य के कारण इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसका दरबारी था। कालिदास किसका दरबारी था। कालिदास एक महान साहित्यकार थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उपस्थित थे। चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य के शासनकाल में उपस्थित थे और ये गुप्त काल के महान शासक थे। आ जाए क्वेश्चन कि कालिदास किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। कालिदास की प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो है मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास है, या अभिज्ञान शाकुंतलम किसके शासनकाल में लिखी गई थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला सवाल है, पंचतंत्र किस काल में लिखी गई थी? पंचतंत्र नामक पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा की जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हितोपदेश। सभी नोट करेंगे, हितोपदेश। नेक्स्ट हुआ, निम्नलिखित में से किसने शून्य का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने शून्य का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे जो गुप्त काल में उपस्थित थे। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। या क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यभट्ट किसके शासनकाल में महान गणितज्ञ थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल देखिए, भारत में पहले अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहला अफगानी शासन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो टोटल 5 वंशों ने राज किया था। तो ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में हम याद करेंगे। पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश वो था गुलाम वंश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश। और इसके संस्थापक थे कुतुब दीन ऐबक। यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम बादशाह कौन था, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद किस वंश ने राज किया? खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। गुलाम वंश, खिलजी वंश। तीसरा था तुगलक वंश। तुगलक वंश। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश जिसके संस्थापक थे खिज़र खान। खिज़र खान। सैयद वंश को खिज़र वंश भी कहा जाता है। इस वंश की विशेषता थी कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अल्पकालिक शासन करने वाला वंश रहा है। सबसे थोड़े समय के लिए इसने शासन किया था और खिज़र खान ने दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने मंगोली आक्रमणकारी तैमूर की सहायता की थी। तैमूर की सहायता की थी।
तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर की सहायता किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? खिजर खान ने की थी। सैयद वंश के बाद जो वंश आता है वो आता है लोधी वंश। लोधी वंश। अब ये जितने चारों वंश है ये सारे तुर्क से आए हुए तुर्की थे, यानी गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सारे तुर्क थे। लेकिन जो पहला अफगानी वंश था वो कौन सा वंश था? लोधी वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। तो इन पांचों वंशों के संस्थापक आप याद करोगे। नेक्स्ट, गुप्त काल की शुरुआत कब हुई? गुप्त काल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 320 AD। गुप्त काल की शुरुआत 320 में हुई थी। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्रीगुप्त। लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्न में से किस काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी गुप्त अवधि। गुप्ता पीरियड को जो है इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में भारत में सर्वाधिक विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में 9 रत्न शामिल थे, जिनमें प्रमुख थे कालिदास, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, धन्वंतरि। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। अब क्या है नालंदा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। उस समय बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। आ जाता है क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल की देन है या किस शासन काल की देन है, किस वंश की देन है? तो ये गुप्त वंश की देन है। नालंदा के वर्तमान में जो खंडर पाए जाते हैं वो है बिहार में। इसके अलावा महरौली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण भी गुप्त काल में करवाया गया था। निम्नलिखित शासकों में से किसको कविराज कहा गया है? निम्नलिखित में से किसको कविराज कहा जाता है? कौन है ये? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे समुद्रगुप्त। उनको भारत का नेपोलियन, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने लगातार 100 युद्धों तक विजय प्राप्त की थी। एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ वो संगीत प्रेमी थे और इसका प्रमाण गुप्त काल की प्राप्त मुद्रा, जिनमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नमस्कार।